थर्ड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्यूबिक क्रिस्टल्स की। ठीक है, तो क्यूबिक क्रिस्टल्स में जो सबसे पहले क्यूबिक क्रिस्टल्स को हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जैसे ये हमारा क्यूब है। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो एजेस पे होते हैं, एजेस पे बिल्कुल, और कहीं एटम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जो दो एटम के बीच का डिफरेंस होता है, जो एटम के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, ये दो एटम बिल्कुल ऐसा होता है कि मतलब बड़े बड़े होते हैं, मतलब ऐसा होता है कनेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, आपस में जितना कम से कम हो सके उस जगह को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ओरिएंटेशन होता है हमारा। ठीक है, एटम्स के बीच में। तो ये जो है यहाँ से निकलता है A=2r, क्योंकि स्फेयर का रेडियस r है। ठीक है, ये रेडियस r है, तो ऐसे 2r मिलकर A=2r का रिलेशन आ गया। ठीक है, तो जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स विद इन द यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ द कंप्लीट यूनिट सेल। मतलब जो ऐसे एटम्स हैं, ऐसे कितने एटम्स हैं, ऐसे स्फेयर्स हैं 4/3 πr³ इंटू वन क्यों किया हमने, वन इसलिए क्यों किया क्योंकि बेसिकली ये जो एटम्स हैं, ठीक है, एक और क्यूब बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा। और तो क्या होगा कि जो पैकिंग फ्रैक्शन देखेंगे तो हम लोग क्या होता है कि जो जेड वैल्यू होती है इफेक्टिव एटम्स, तो ऐसा है कि हर एटम जो है ना, हर एक एटम जो है वो 8 नेबरिंग के साथ अपना शेयर कर रहा है। ठीक है, एटम्स को शेयर कर रहा है, इसीलिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है बेसिकली वो 1/8 होकर 1 हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देन पैकिंग फ्रैक्शन पे आते हैं हम लोग। ये हो गया 4/3 πr³। ये हो गया हमारा एटम्स का, मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का जो एटम्स का है। ठीक है, और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, A³। ठीक है, क्योंकि जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वही यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा। यहाँ से हमारा पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ जाता है 0.52। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड पे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है कि जैसे ये क्यूब है हमारा, तो यहां से रिलेट करेंगे, एक एक्स्ट्रा जो एटम है वो अब सेंटर पे भी है और एजेस पे तो था ही। ठीक है, तो अब जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, ये जो इसको समझना होगा कैसे, जो एजेस एजेस है, जैसे ये ए है। ठीक है ना, ये ए है और ये भी ए है। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, √2a आया। ठीक है, जो ये आया वो कितना है, a है। तो इसके बीच में ये जो डिस्टेंस होगा वो √3a होगा। ठीक है, तो √3a का जो डिस्टेंस है ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो √3a इक्वल्स टू 4r आ गया यहाँ से। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 3 एटम है जिनमें से किसका एक रेडियस r, इसका रेडियस 2r, इसका रेडियस r। ठीक है, √3a=4r आ गया, यहाँ से रिलेशन आ गया हमारे पास a का। ठीक है, तो देखो यहाँ से 4/3 πr³ करेंगे, यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 2 है। यहाँ पे z की इफेक्टिविटी 2 है, क्योंकि जो बॉडी सेंटर्ड पे है, ठीक है, वो 1 × 1 + 1/8 × 1। ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू 2 आएगी, और पैकिंग फ्रैक्शन इसको कैलकुलेट करने के बाद 0.68 आएगा। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे आते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, लेकिन जो जेड की वैल्यू होती है वो 4 होती है। जेड की वैल्यू 4 कैसे आती है, जेड की वैल्यू 4 ऐसे आती है कि हर जो फेस सेंटर्ड है, ठीक है, ऐसे एक क्यूब में फेस कितने होते हैं, एक क्यूब में फेस होते हैं 6, 1 2 3 4, ये 5 पीछे का और एक सामने का 6। ठीक है, तो ऐसे 6 फेसेस होते हैं, और 6 में से इसका हर दूसरे जो यूनिट सेल है उसके साथ दूसरे एक एटम के साथ कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब बेसिकली शेयरिंग में होता है। तो 6 × 1/2 का रिलेशन आया यहाँ से 3। ठीक है, प्लस 1/8 × 8। ठीक है, तो यहाँ से ये z की वैल्यू हमारी 4 आ जाती है। तो 4 × 4/3 πr³ ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा रिलेशन आया वो आया, कैलकुलेट करने के बाद 0.74 के आसपास हमारा पैकिंग फ्रैक्शन निकल कर आया। ठीक है, इतना क्लियर होगा। उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे आते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की ज्यादा जरूरत है। जैसे यहाँ पे लेयरिंग है, लेयरिंग ऐसी है कि ये जो ऊपर का जो लेयर है ए, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर पे है एक एटम एक्स्ट्रा। यहाँ पे क्या होता है, जो बी का जो लेयरिंग होता है इसे हम लोग बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं इसे। ये टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह होता है जैसे। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ फर्स्ट लेयर है ए है,
लाइज एग्जैक्टली ओवर वॉइड ऑफ सेकंड लेयर बी। ठीक है, तो बी के जो लेयर है बेसिकली वॉइड का, उसके एग्जैक्टली उसके ऊपर सब्ज्यूम करता है ये। ठीक है, तो जो सेंट्रल स्फेयर है और जो स्फेयर ऑफ सेकंड लेयर बी है, दोनों आपस में टच में होता है। ठीक है, ये जो लाइन लिखा गया है, सेंटर स्फेयर एंड स्फेयर्स ऑफ सेकंड लेयर बी आर इन टच। ट्रायंगल ओ आर एस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे जो ट्रायंगल ओ आर एस है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड सब तीनों साइड बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओ आर है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ये टच में है, ये डिस्टेंस हालांकि इनके बीच में दिख रहा है बट ये एक्चुअली में टच में रहते हैं। ठीक है, जैसे ये एटम एटम था ना, तो इनके इनके बीच में ये जो रिलेशन आ रहा है ओ आर का, वो टू आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू टाइम्स क्यू आर, ठीक है, क्यू आर कहाँ है हमारा, क्यू आर हमारा यहाँ है। ठीक है, तो क्यू आर कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू ओ आर आएगा। ठीक है, ये ओ आर कैसे आएगा, क्योंकि ये क्यू आर है। ठीक है, ये क्यू आर है, इसका कंपोनेंट जो आएगा इस पे आएगा। ठीक है, इस वाले सेक्शन पे, तो इसका जब हम लोग टू टाइम्स करेंगे तो ओ आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्यू आर जो है आर अपॉन कॉस 30 आ गया। ठीक है, 2r/√3, और क्यू पी का वैल्यू यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें बेसिकली जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, उसमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो लेते हैं हम लोग √3/4 ए स्क्वायर इंटू एच लेते हैं। ठीक है, इंटू 6 टाइम्स बाई वॉल्यूम ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटम्स का अपन यूनिट सेल का यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, तो वो 74% आता है। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं हम लोग सॉलिड्स पे। ठीक है, सॉलिड्स में दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, क्रिस्टल और एमरफस। एमरफस जैसे कि ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनका स्ट्रक्चर क्या है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ भी पीरियोडिसिटी नहीं होती। लेकिन वही क्रिस्टल में स्ट्रक्चर बहुत पीरियोडिसिटी में रहता है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर जो फॉलो हो रहा है वही स्ट्रक्चर आगे 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 फॉलो होता जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल्स का क्या होता है, सिंगल क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, एमरफस के और एमरफस का कोई और एक्सटेंशन नहीं है, क्रिस्टल में सिंगल क्रिस्टल होता है और पॉलीक्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल में आता है हमारा डायमंड, माइका, क्वार्ट्ज। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल में आता है डायमंड, माइका एंड क्वार्ट्ज। पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या आता है, मेटल्स आते हैं और सिरेमिक्स आते हैं। सिरेमिक्स क्या होता है, सिरेमिक्स एक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। सिरेमिक्स एक तरह के इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी एक्सटेंड्स थ्रू आउट द मटेरियल, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे किसी तरह की पीरियोडिसिटी नहीं होती है, और यहाँ पे पीरियोडिसिटी पूरे मटेरियल में एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है, एग्रीगेट of a number of crystallites with a random orientation separated by a well defined boundaries, these crystallines are called grains। ठीक है, इनको ग्रेन्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें भी ग्रेन्स है बट ग्रेन्स का जो ओरिएंटेशन है वो सही तरीके से नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पॉइंट लैटिस और स्पेस लैटिस पे। ठीक है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स हैं इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस, ईच हैविंग आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। ठीक है, पॉइंट लैटिस और स्पेस लैटिस में क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी पॉइंट हैं, जैसे कि ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी पॉइंट है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनरी पॉइंट है 3 डायमेंशनल स्पेस में, और इनका जो सराउंडिंग है वो एक जैसा है। एक जैसा है मतलब, जैसे मैं अगर बोलूँ इसके लिए सराउंडिंग कैसा है, एक जैसा है, इसके लिए भी सराउंडिंग एक जैसा है, इधर एक एटम है, इधर एक एटम, इधर एक एटम है। ठीक है, इस तरह से इन्फाइनाइट है ये। ठीक है, तो पैटर्न यूनिट क्या होता है, लैटिस कंटेन्स स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड पैटर्न यूनिट विच रिपीट इटसेल्फ इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, पैटर्न यूनिट जो है, लैटिस जो है, छोटा सा स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को कंटेन करता है, जिसे हम लोग पैटर्न यूनिट कहते हैं, जो कि खुद ही रिपीट करता है। ठीक है, सारे डायरेक्शन में रिपीट करेगा, इसी पॉइंट्स में रिपीट करता चला जाएगा, और उसे उसे ही हम लोग पैटर्न यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब ये पैटर्न जो ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है, एक तो होता है ट्रांसलेशन के थ्रू हो जाए, एक रोटेशन हो जाए। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, N1A प्लस N2B प्लस N3C। ठीक है, N1 N2 N3 जो है वो Z यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, जो कि एक प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होता है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। अगर फ्रैक्शन आ जाता है ये N1 N2 N3, ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव मतलब जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल पैटर्न यूनिट में है। ठीक है, ऐसा है कि किसी एक यूनिट में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट सेल पे। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल है बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीट लैटिस। जैसे कि मैंने बताया कि लैटिस बड़ा है, लैटिस इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, यूनिट सेल उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कहते हैं ना, एक बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग से पहले जो ईंटें लगते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वो जो ईंटें हैं वो एक तरह की यूनिट सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितना भी नियरली लैटिस पॉइंट्स है, ठीक है, जो विग्नर का सेटिस सेल है, उसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ज्वाइन करेंगे जितना भी लैटिस पॉइंट है उनके जो नियरली जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उनको सब कनेक्ट कर देंगे और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जो वॉल्यूम फिर बनेगा उसे हम लोग वॉल्यूम इनक्लोज्ड ऑफ यूनिट सेल, जो कि विग्नर के मेथड से आता है, उसे कहते हैं। जैसे कि अगर ये पॉइंट है लैटिस के, हमने इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करते चले गए, ऐसे कनेक्ट करते चले गए। ठीक है, अब ये एक क्यूब बन गया। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो ये क्यूब बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो ये वॉल्यूम इनक्लोज हुआ, ठीक है, यही विग्नर स्लिट सेल को बताएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस पे आते हैं। क्रिस्टल लैटिस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक स्पेस लैटिस होता है एक तरह का, एक बेसिस होता है। बेसिस मोनोटॉमिक होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट टेक्स प्लेस ऑफ स्पेस लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो उसके बाद आते हैं हम लोग सिमेट्री ऑपरेशंस पे। सिमेट्री ऑपरेशंस जो है वो एक तो रोटेशन होता है, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। हमारे सामने बहुत कॉमन है कि हम लोग रिफ्लेक्शन से सिमेट्री को चेक करते हैं। मतलब जैसे हमने सामने में मिरर रख दिया, ठीक है, और अगर सेम इसका इमेज थोड़ी देर बाद हमें दिख जा रहा है, ठीक है, इट मीन्स डैट कि वो रिफ्लेक्शन में सिमेट्री होल्ड कर रहा है। ठीक है, बट अगर जैसे कोई बॉडी है, जैसे मान लो कि ऐसा कोई गोल सा बॉडी है, ठीक है, अब इस गोल से बॉडी को किसी भी एंगल से देखो तो वो सेम नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने किसी किताब को रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे किताब को रख दिया, तो जब मैं इसे 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ तो फिर ये किताब वापस से मुझे वैसे का वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, अगर इस किताब को मैं जस्ट उसके शेप से रिकॉग्नाइज करूं तो अगर मैं उसे 180 डिग्री रोटेट करता हूं तो मुझे 180 डिग्री रोटेट करने के बाद वो वापस का वैसा ही दिखता है। ठीक है, देन आते हैं ट्रांसलेशन पे। ठीक है, ट्रांसलेशन और इन्वर्जन पे। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन और इन्वर्जन। इन्वर्जन में बिल्कुल एक्सेस को हम लोग चेंज कर देते हैं, जो भी एक्स के पॉजिटिव साइड में है, जैसे अगर ये एक्स था और ये वाई था, तो किसी एक पॉइंट पे होगा, इधर किसी एक पॉइंट पे होगा एक्स पे। तो ये जो एक्स वाई का पॉइंट है ना, कोऑर्डिनेट्स है, इनको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं और इसे ही इन्वर्जन कहते हैं, -x -y। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोटेशन एक्सिस। ठीक है,